हेलो दोस्तों, आपका जीएस मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में यानी 2025 वाले एग्ज़ाम में पूछे गए जीएस से क्वेश्चन 1 से 15 तक सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उनको पढ़ते भी जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्किटेक्चर स्टाइल विथ रिब्ड वॉल्स, पॉइंटेड आर्केस, फ्लाइंग बुट्रेसेस एंड स्टेन्ड ग्लास विंडोज किस टाइप के आर्किटेक्चर स्टाइल में होता है। देखिए, पॉइंटेड आर्क्स का मतलब क्या होता है? इस तरह का कुछ आर्क्स आप लोग जब कभी अगर चर्च वगैरह गए होंगे तो आप लोग देखिएगा इस टाइप के कुछ आर्क्स होंगे। वहाँ का जो गेट होता है उसमें ऐसा होता है। इंडियन वाला जो रहेगा या फिर जो अगर मुस्लिम वगैरह रहता है वो ऐसा होता है। इंडियन वगैरह का ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यूरोपियन का पॉइंटेड आता है। तो इसमें ऑप्शन है मुगल। मुगल नहीं होगा, मुगल का कुछ इस तरीके का होता है। दक्कन, दक्कन भी इस्लामिक ही हो गया, ये भी इस्लामिक है। ये हो गया गौथिक, ये हो गया आपका गौथिक मतलब यूरोपियन। ठीक है, जिसको मेनली पोर्टुगीज वगैरह ने डेवलप किया था। ठीक है, तो पॉइंटेड ग्लास विंडो था। ग्लास विंडोज का सबसे बड़ा जो नीड होता है वो क्या होता है? धूप को अंदर आने देना। अब यूरोप में ठंडी होती है, धूप कम होती है, इसीलिए वहाँ पर ग्लास विंडोज बड़े बड़े होते हैं। हमारे इंडिया में लगभग जो पुराने स्टाइल्स होते थे उसमें ग्लास विंडोज नहीं लगाते थे। वो नॉर्मली बड़े बड़े खिड़की बनाते थे, उसमें ग्लास नहीं डालते थे क्योंकि हवा आना बहुत ज़रूरी था। ग्लास विंडोज़ में बाहर से हवा नहीं आ सकती। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका गॉथिक। गॉथिक स्टाइल यूरोपियन स्टाइल को कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेमिंग ऑफ गुड फ्राइडे एज अ पॉजिटिव, इस वर्ड को हम लोग अंडरलाइन करेंगे, टर्म इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अमॉन्ग क्रिश्चियन स्कॉलर्स एंड ट्रेडिशंस। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। असर्शन है, ये माना गया है कि गुड फ्राइडे है वो पॉजिटिव है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली का मतलब हर जगह, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। तो और इसका रीजन दिया है द डे इज टर्म्ड गुड टू सिग्निफाई द पॉजिटिव थियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ जीसस सेक्रीफाइसियल डेथ। मतलब इसमें जो गुड वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि जो जीसस का जो सेक्रीफाइस उन्होंने दिया था, जो अपने आप को क्रूसीफाई किया था, जो आप लोग क्रॉस का निशान देखते हो जिसमें बीच में जीसस ऐसे टंगे रहते हैं, उनके दोनों हाथ पर कील लगा दिया जाता है। उन्होंने अपना जान दे करके कहा जाता है कि उन्होंने अपने मैनकाइंड को सेव किया था। अगर वो उस टाइम वो नहीं करते तो शायद मैनकाइंड नहीं बच पाता, यानी इंसान नहीं बच पाते। तो हमारा असर्शन में ये माना गया कि पॉजिटिव टर्म इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। देखिए, वर्ल्ड में कोई ऐसा चीज़ है जो इंसान द्वारा किया गया और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है? गांधी जी को तो कोई यूनिवर्सली यूनिवर्सली मानता ही नहीं है कि वो नॉन वायलेंट के प्रोमोटर थे, है ना। आज भी दो तरह के लोग रहते हैं, जो कोई गांधी जी के सपोर्ट में होता है, कोई गांधी जी के अगेंस्ट में होता है। तो जीसस के कौन होगा? तो जीसस का जो ये जो इंसिडेंट था जिसमें उन्होंने अपनी जान दी थी, बलिदान जो दिया था, उसको कुछ लोग पॉजिटिव मानते हैं कि उन्होंने मैनकाइंड को सेव कर दिया, लेकिन कुछ लोग निगेटिव भी मानते हैं। उनका ये मानना है कि जीसस यानी गॉड उस दिन धरती से विदा हो गए, तो उनके लिए ये निगेटिव है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो बोथ फॉल्स नहीं। अच्छा, इस मीनिंग को देख लेते। टर्म गुड टू सिग्निफाई पॉजिटिव थियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ जीसस। हाँ, जीसस के सेक्रीफाइसियल डेथ को तो वो अच्छा मानते हैं कि सेक्रीफाइस करना सही था, लेकिन उस पूरे इंसिडेंट को सही नहीं मानते। किसी के लिए वो पॉजिटिव और किसी के लिए वो निगेटिव है, गॉड धरती से चले गए। तो ट्रू नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। बोथ फॉल्स नहीं होगा क्योंकि सेकंड पार्ट ट्रू है। तो इसका आंसर है ए फॉल्स, आर इज ट्रू। देखिए कितना अब अलग तरीके का क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इसलिए आपको अब जो पढ़ना होगा वो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ये यहाँ से एकदम साफ पता चल रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। राजपूत रूलर हु डिफीटेड गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था। ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद घोरी। इसमें मोहम्मद घोरी जो होता है वो हार जाता है, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोरी हार जाता है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है 1192 में, सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जीत जाता है। अगर आप पृथ्वीराज रासो फिल्म देखे होंगे तो समझ जाएंगे। तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान, यानी थर्ड का आंसर होगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मुगल एम्पायर ऑफ दक्कन कैंपेन अगेंस्ट मराठास। देखिए दक्कन से जो मेन दुश्मनी था वो था औरंगजेब का। देखिए क्या होता है, औरंगजेब के पिता रहते हैं शाहजहां। शाहजहां सोम जायसवाल मत समझिएगा, शाहजहां है ना। शाहजहां शाहजहां क्या करते हैं कि औरंगजेब को भेजते हैं दक्कन में। और जब ये दक्कन में जाता है, जो पूरे ज़िंदगी दक्कन में ही उलझा रहता है, इसका मराठा से हो जाता है दुश्मनी, औरंगजेब का मराठा से दुश्मनी हो जाता है, हैदराबाद मैसूर सबसे ये दुश्मनी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका औरंगजेब। दक्कन कैंपेन में सबसे ज़्यादा जो मुगल एम्पायर सबसे ज़्यादा व्यस्त थे वो थे औरंगजेब। ठीक है, और आखिर में मराठा, आप लोगों को पता भी होगा कि इनका जो टुम्ब है, मतलब मरने के बाद जो इनको दफनाया जाता है वो कहाँ पे है, खुलदाबाद महाराष्ट्र में। और एक चीज़ और, औरंगजेब क्या हुआ था कि औरंगजेब के समय इनके पिताजी जो थे शाहजहां, उन्होंने ताजमहल बनाया। तो औरंगजेब की जो वाइफ थी वो भी बोली यार तुम भी तो मेरे लिए कुछ बनाओ, तुम्हारे पिताजी ने तो ताजमहल बनाया। तो ये बनाते हैं बीबी का मकबरा, जिसको रेप्लिका ऑफ, पुअर रेप्लिका ऑफ ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बनवाया तो समझ गए थे कि बनने वाला नहीं है, ताजमहल एक ही हो सकता है। तो बना तो देते थे ताजमहल, वो बीबी का मकबरा। ताजमहल जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन वो गरीबों का ताजमहल आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो आर्किटेक्चर वो बहुत छोटा है। आप लोग जाकर नेट पर उसको सर्च करके देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र में वो भी। ठीक है, फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। देखिए मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 321 बीसी में। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्या था आपको पता होगा कि पहले जो इंडिया के जो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले इंडिया पे जो राज करने वाला डायनेस्टी था वो था नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे महापद्मानंद। जिसके फाउंडर थे महापद्मानंद। महापद्मानंद के जो बेटा थे उनका नाम था धनानंद। और इस धनानंद को मार करके ही चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य एम्पायर की स्थापना करते। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो उनके मेन जो साथ रहते हैं वो थे चाणक्य। आप सबने चाणक्य नीति सुना होगा, चाणक्य नीति सुना होगा। ठीक है, अब ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए गुप्ता जो आया वो मिडेवल, ये एंशियंट इंडिया का पार्ट है, लेकिन ये 4th to 5th सेंचुरी के आसपास है। मौर्य अभी हम लोग पढ़े 321 बीसी के पास है। इंडस वैली से वैदिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो 2500 से लेकर के 1750 बीसीई के आसपास आया। ठीक है, इसके बाद आया था वैदिक। वैदिक में दो पार्ट था, एक था लेटर वैदिक, सॉरी एक था अर्ली वैदिक और दूसरा लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में जो था वो जात जो था वो कर्म पर था, और लेटर वैदिक में क्या होता है, जात बर्थ पर हो जाता है। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है सबसे पहले। ठीक है, आगे चलते दूसरे क्वेश्चन पे, 7th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रास बिहारी बोस। देखिए रास बिहारी बोस का सबसे बड़ा जो योगदान था, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडेशन किया था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ही फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस लेकिन टोक्यो 1942, ये सही है। ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द गदर मूवमेंट एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ हिंद आज़ाद हिंद फौज, जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज, ये सही है। ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, हाँ ये सही है। और ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, नहीं ये गलत हो जाता है। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ जो थे उनका नाम था KM करियप्पा। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब हो गया आज़ादी के बाद पहले जो देश के कमांडर इन चीफ बनते हैं वो तो कौन होते हैं, KM करियप्पा। और ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ये वाला जो है वो बार बार पूछता, आनंद आज़ाद हिंद फौज का फॉर्मेशन किसने की स्थापना किसने करवाया, तो INA की स्थापना भी किसने कराई थी, तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना भी किसने कराई थी, तो रास बिहारी बोस ने कराई थी। इनका ये सुभाष चंद्र बोस के साथ
इसका फॉर्मेशन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस इसको लीड करते हैं आगे जा करके, ठीक है। ये लोग जापान की मदद से इंडिया को आज़ाद करना चाहते थे। विच कॉन्फेडरेशन ऑफ सल्तनत डिफीटेड द विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ तालीकोटा। देखिए बैटल ऑफ तालीकोटा जो होता है तो 1565 के बीच में था। क्या हुआ था उस समय कि विजयनगर जो एम्पायर है, आप लोग कृष्णदेव राय वगैरह का नाम सुने होंगे, हाँ, इसके फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। सेकेंड, हरिहर एंड बुक्का थे जो सबसे पहले थे कि विजयनगर के अंदर बहुत सारे एम्पायर आते हैं। तो सबसे पहला जो था वो हरिहर बुक्का ने किया था। बाद में जैसे सुलुभ हो गया, तुलुभ हो गया, ऐसे करके बहुत सारे डायनेस्टी थे। सबसे पहले कौन था? हरिहर एंड बुक्का थे। बाद में कृष्णदेव राय जो थे ये तुलुभ डायनेस्टी के थे। ये पूछता है, टोटल 5 डायनेस्टी थे इसके अंदर, वो हम लोग जब मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना भी समझ लीजिए। कृष्णदेव जो राय थे वो तुलुप डायनेस्टी के थे। ये पूछता है ये क्वेश्चन कि किस डायनेस्टी के थे, सुलुप था या तुलुप था, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो तुलुप डायनेस्टी के थे। होता क्या कि उस समय विजयनगर एम्पायर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता 1565 के आसपास। तो जितने भी दक्कन सल्तनत के जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक अलायंस बनाते हैं। और अलायंस बना करके दूसरे स्लाइड पर समझ जाते हैं इसको आराम से, एक सेकेंड। तो अलायंस बनाते हैं और अलायंस बना करके ये लड़ते हैं विजयनगर एम्पायर से, ठीक है। तो एक तरफ विजयनगर हो गया और ये वर्सेस हो जाता है, एक पूरा का पूरा अलायंस होता है जिसमें होते हैं सबसे पहले बीजापुर, ठीक है, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार और बेरार। ये पांचों मिलकर के विजयनगर को 1565 में हरा देते हैं और जाकर के हम्पी जो इनका कैपिटल होता है उसको पूरा बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका विजयनगर। बैक टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दक्कन सल्तनत। ये दक्कन सल्तनत 5 छोटे छोटे स्टेट आपस में मिल करके विजयनगर को हरा देते हैं। उसके बाद विच टेम्पल बिल्ट बाय चंडेला डायनेस्टी इन द 10th 11th सेंचुरी इज फॉर एग्जीक्यूट स्कल्पचर्स। देखिए चंडेला डायनेस्टी का जो रिलेशन है वो है खजुराहो के मूर्ति से, खजुराहो के टेम्पल से। खजुराहो जो टेम्पल है उसमें बहुत सारे मूर्तियाँ हैं, ठीक है। उसी में एक है आपका कंडरिया महादेव टेम्पल, उसके अंदर बहुत सारे टेम्पल हैं। उसी में से एक का नाम है कांड्रिया महादेव टेम्पल। ये भी आपका एमपी में है, ठीक है। सन टेम्पल नहीं होगा, लिंगराज टेम्पल नहीं होगा, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर आपको याद होगा कि राजराज चोल ने बनाया था। चलिए अब विच प्रतिहारा रूलर सक्सेसफुली रिपेल्ड अरब इन्वेजन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मतलब किस नॉर्थ वेस्ट प्रतिहारा रूलर ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से अरब का जो इन्वेजन हुआ था, अरब का जो इंडिया पर अटैक हुआ था उसको सक्सेसफुली भगा दिया था। तो इसका आंसर होंगे नागभट्ट वन। नागभट्ट वन प्रतिहारा रूलर थे जिन्होंने, और ये बिलोंग करते थे गुजरात राजस्थान रीजन से, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिएगा जो परमार जिसका टाइटल लगा होता है वो गुजरात राजस्थान की तरफ के रहते हैं, ठीक है। तो ये पहले रूलर थे जिसने अरब इन्वेजन को करीबन 9th सेंचुरी में ही यहाँ से दफा कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हु आर रेफर्ड टू एज शेख ज़्यादा और हिंदुस्तानी। मतलब मुगल जो थे वो शेख ज़्यादा और हिंदुस्तानी किसे कहा करते थे। देखिए जो मुस्लिम्स थे, यहाँ के मुस्लिम्स जो मुगल के यहाँ काम करते थे, यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, अलग अलग पोस्ट पर यानी पद पर रहते थे, उनको शेख ज़्यादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था। हिंदुस्तानी इसका मतलब होता है हिंदुस्तानी मुस्लिम, ठीक है। यानी इसका होगा सेंट्रल एशियन नोबल ऑफ तुर्किक रीजन नहीं, राजपूत कन्वर्ट नहीं, पर्शियन ट्रेड ऑफिसर्स रिक्रूटेड फ्रॉम सफाद ईरान नहीं, इंडिजिनस मुस्लिम हु हेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ इंडिजिनस मतलब यहाँ के,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मुगल जो थे वो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को अपने अंडर काम देते थे। अगर ये पूछा जाएगा किस मुगल शासक के अंडर सबसे ज़्यादा हिंदू काम करने वाले थे, तो वो थे औरंगजेब के अंदर। औरंगजेब के अंडर, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू काम करने वाले थे, आर्मी में भी और सिविल में भी। ठीक है, तो ये जो कहा जाता है, देखिए कोई भी रूलर होता है, चाहे वो मुगल हो या कोई और हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे शिवाजी हो, कोई भी हो, उनका मेन काम है कि अपनी आर्मी को सबसे सक्षम बनाना। और युद्ध दो रिलीजन के बीच में नहीं होता है, दो पॉलिटिकल यूनिट के बीच में होता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि औरंगजेब जिन्हें हिंदू विरोधी कहा जाता है, उनका सबसे बड़े जो आर्मी का पार्ट होता है वो हिंदूज रहते हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स अ मॉन्यूमेंट विद इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल। देखिए खजुराहो जैसे मैंने बताया ये हिंदू स्टाइल है, हिंदू स्टाइल है, जिसका मंदिर बनाने का जो स्टाइल है, देखिए दो तरह का हिंदू था, एक था हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल, एक था द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल के मंदिर अलग होते थे, जो कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मिडाइवल इंडिया पढ़ेंगे। एक नॉर्थ इंडियन था, नॉर्थ इंडियन का पंचायतन स्टाइल इसको बोला जाता है, पंचायतन स्टाइल। तो मेनली मंदिर इसी तरीके के बनते थे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल था, जिसमें मंदिर बहुत विशाल विशाल होता था, मंदिर के अंदर गांव तक बसा होता था। तो खजुराहो टेम्पल फ्रेंच है, तो बिल्कुल गलत है, पढ़ के होगा। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक है, ये सही है। इंडिया गेट राजपूत ने, इंडिया गेट को किसने बताया, अंग्रेजों ने बनाया था, तो ये क्या यूरोपियन स्टाइल होगा। लोटस टेम्पल मुगल है, नहीं, लोटस टेम्पल मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड है। एक रिलीजन होता है बहाई, जो सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, उसके फेथ के मानने वालों ने इसे बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, कुतुब मीनार। ठीक है, क्वेश्चन 13, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, लास्ट में करेंगे। हाँ, rows of circular brick platforms at Harappa were used for religious ceremonies. These platforms were found to contain wheat and barley grains. देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात होगी तो सबसे पहली है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई मंदिर नहीं पाया गया, कोई टेम्पल नहीं था। और ये जो बात हो रहा है सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, तो रिलीजियस सेरेमनी मंदिर में नहीं होते थे, टेम्पल ही नहीं थे। इसका कहने का मतलब टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया, तो टेम्पल तो थे ही नहीं, यानी ये आपका हो गया रॉन्ग। सेकंड पार्ट है दिस प्लेटफॉर्म्स वेयर फाउंड टू कंटेन व्हीट एंड बार्ली। अब ठीक है, देखिए व्हीट और बार्ली को स्टोर करने के लिए, यानी गेहूँ बाजरा वगैरह को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता था, ये तो सही है। लेकिन आप लोग इससे कॉमन सेंस भी हम लोग लगा कर इसका आंसर दे सकते हैं कि जहाँ रिलीजियस सेरेमनी होगा क्या वो व्हीट और बार्ली ग्रेन स्टोर किया जा सकता है। तो एक गलत होगा, या तो ये गलत है या तो ये सही। तो इसका सही आंसर है ये गलत है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, यानी इसका आंसर हो गया आपका डी। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पराक्रम दिवस। देखिए 2021 में 2021 में मोदी जी ने, यानी भारत सरकार ने, मोदी जी मतलब भारत सरकार, ये घोषणा की कि सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में 23 जनवरी हर साल हम लोग क्या मनाएंगे, पराक्रम दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए आजाद नहीं होगा, महात्मा गांधी का तो बिल्कुल नहीं, भगत सिंह नहीं, इसका आंसर होगा सुभाष बोस, यानी फॉर एप्पल, सुभाष बोस। अब हम लोग वो क्वेश्चन पे जाएंगे जो हम लोग छोड़े थे। ठीक है, ऐसे भी आप लोग देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस से अभी की प्रेजेंट सरकार उनको बहुत प्रेम है। सुभाष चंद्र बोस हो जाए, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो जाए, नेहरू जी से बिल्कुल प्रेम नहीं है ना। नेहरू जी को बदनाम करते हैं, बाकी और प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं, लेकिन बाकियों को रिस्पेक्ट देते हैं। चलिए, हाँ दोस्तों, क्वेश्चन 13 है, उसमें मैच द फॉलोइंग बोल रहा है। पहले दिया है एंग्लो रशियन राइवलरी मतलब दुश्मनी, फिर है सब्सिडरी ट्रीटी 1839, फिर है सर चार्ल्स नेपियर के बारे में कुछ है, फिर है रिवर सिंध, और फिर है ट्रीटी ऑफ 1832। और ऑप्शन है ओपन सिंध रिवर एंड रोड टू ब्रिटिश ट्रेड, forced on the armies of Sindh before annexation, had commercial value, attracted British interest, led military campaign to annex Sindh, called it rascality,
लेड ब्रिटिश टू एक्सपैंड इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड पर्सिया। देखिए पहले ऑप्शन को थोड़ा सा समझते हैं। ये है हमारा इंडिया महान, ये हो गया आपका अफगानिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान है। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे तो उनको हमेशा से डर था कि ऐसा ना हो कल को रसिया इंडिया पर कब्जा कर ले, तो वो हमेशा से चाहते थे कि अफगानिस्तान और यहाँ पर आपका है सिंध रीजन, कि सिंध और अफगानिस्तान पे क्या हो, इनका पकड़ हो, ताकि वो रसिया को यहीं पर रोक पाए। तो पहला बोल रहा है एंग्लो रसियन राइवलरी, तो ये होगा लेड ब्रिटिशर्स टू एक्सपैंड इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड पर्सिया। पर्सिया बोले तो ईरान, ठीक है। तो अफगानिस्तान वगैरह में जाने का ब्रिटिशर्स को पहले कोई उनका वो नहीं था, कोई सोच नहीं था। जब रसिया का खतरा मंडराने लगा तब उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया। तो ए का जो होगा वो ई होगा, जिसको नंबर 5 भी कर सकते हैं, ए है ही तो उसको 1। एक सेकंड, इसको ऑप्शन को ठीक कर देते हैं। चलिए हाँ 1 2 3 4 5, तो ए का हो जाएगा 5। फिर है सब्सिडरी ट्रीटी 1839, उससे पहले चार्ल्स नेपियर वाला देख लेते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो ऑप्शन सही दिख रहा है, तुरंत दिख रहा है, उसको तुरंत पकड़ लें। तो ये तो पढ़ते समय पता चलेगा। लेड मिलिट्री कैंपेन टू एनेक्स सिंध एंड कॉल्ड इट रेस्कलेट। देखिए जो चार्ल्स नेपियर होते हैं वो ब्रिटिशर्स के जो सिंध का कैंपेन होता है उसके अगेंस्ट होते हैं। वो कभी नहीं चाहते थे कि सिंध को कब्जा किया जाए, क्योंकि जो वहाँ के जो रूलर से अंग्रेजी लोग जो मांग रहे थे वो वहाँ के रूलर प्रोवाइड कर रहे थे, और इन्होंने दोस्ती यारी करते 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 दगा दे दिया था। तो चार्ल्स नेपियर इसको रेस्कैलिटी और एक फेमस है कॉल्ड इट अ सिन, इन्होंने पाप भी कहा था, ठीक है। फिर रिवर ऑफ सिंध, जो सिंध नदी है उसका ओपन ये हैड कमर्शियल वैल्यूज एंड अट्रैक्टेड ब्रिटिश इंटरेस्ट, तो इसका थर्ड हो जाएगा। कमर्शियल वैल्यू थी, कमर्शियल वैल्यू क्या था कि सिंध के थ्रू माल बे ऑफ बंगाल में उतार, अरबियन सी में उतारना और अरबियन सी से मिडिल ईस्ट तक पहुंचा देना या अफ्रीका तक पहुंचा देना, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ 1832, देखिए ये चीज हो जाएगा 1832 में। सबसे पहले सिंध के जो रूलर थे उनको बोला कि आपके एरिया पे हम लोग ट्रेड करेंगे, आप अलाउ कीजिए हमारे ट्रेड को, हमारे जो भी व्हीकल वगैरह जो भी हैं उनको आप अपने टेरिटरी के थ्रू जाने का परमिशन दीजिए। तो सिंध के रूलर मान जाते हैं। तो ई का होगा 1, तो बच कौन सा गया, सब्सिडरी ट्रीटी 2, ठीक है। फोर्स्ड ऑन द आर्मी ऑफ सिंध बिफोर एनेक्सेशन, जबरदस्ती उनको सब्सिडरी अलायंस करवाया गया और बाद में जाकर उसका कब्जा भी कर लेते, जिसको चार्ल्स नेपियर गलत बताते हैं, ठीक है। चार्ल्स नेपियर का क्या 4, यानी इसका जो कोड है वो 52431, 52431। तो यहाँ पर ये 15 क्वेश्चन का बैच खत्म होता है, क्लास खत्म होता है। अब हम लोग इसके आगे 25-25 क्वेश्चन को एक साथ पूरा का पूरा सेट बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में डालें कि और क्या मैं वीडियोस ला सकता हूँ, इसके बारे में आप सुझाव दें। और देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि फैक्ट्स और वन लाइनर से अब आपका जीएस का क्वेश्चन बने। जब स्टेनो में इतना टफ पूछ रहे हैं जीएस, तो सीजीएल में तो और टफ पूछेंगे। तो मैं उस तरीके से मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी भी कवर करूंगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरे चैनल का नाम है जीएस मास्टर क्लास। मास्टर क्लास बोले तो आप एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा आपको वो चैप्टर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।